हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीन कैसे काम करता है, हाउ चाइना वर्क्स। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इस तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और मेनलैंड चाइना के बारे में। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मेनलैंड चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक हिस्सा है और एक बड़ा हिस्सा है। और जनरली जब हम चाइना की बात कर रहे हैं तो हम मेनलैंड चाइना को रेफ़र कर रहे होते हैं। इसके अलावा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दो और हिस्से हैं, हांगकांग और मकाओ। लेकिन ये याद रखिएगा कि कंट्री जो है उसका नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही है जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक मेंबर है। तो पीआरसी या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दो हिस्से हैं, मेनलैंड चाइना और स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। मेनलैंड चाइना में 22 प्रोविंसेस हैं, 4 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं और 5 ऑटोनमस रीजन्स हैं। चाइना में जो बड़े शहर हैं जैसे बीजिंग है और शंघाई है, उनको उनकी गवर्नमेंट ने म्यूनसिपैलिटी का दर्जा दे चुका हुआ है। ऑटोनमस रीजन्स से मुराद वो रीजन है जहाँ पे नॉन हान पॉपुलेशन, यानी कि हान जो है वो चाइना का मेन एथनिक ग्रुप है, तो वो रीजन चाइना के जहाँ पे नॉन हान पॉपुलेशन का टोटल पॉपुलेशन में शेयर 15% या उससे ज़्यादा है, तो उसको चाइना ने ऑटोनमस रीजन का दर्जा दे रखा है। उसकी एक मिसाल जो है वो शिंगजियांग ऑटोनमस रीजन है, जो कि चाइना का सबसे बड़ा ऑटोनमस रीजन है। प्रैक्टिकल पर्पसेस के तहत म्यूनसिपैलिटीज़ और ऑटोनमस रीजन्स को प्रोविंस की तरह ही ट्रीट किया जाता है और ये तीनों एंटिटीज़ जो हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती हैं। इसके अलावा चाइना में दो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं, हांगकांग जो कि चाइना ने 1997 में यूके से वापस लिया था, और मकाओ जो चाइना ने 1999 में पुर्तगाल से वापस लिया था। तो इन दोनों रीजन्स को चाइना ने ज़्यादा एक इंटरनल ऑटोनॉमी दे रखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों रीजन जो है वो पीआरसी का एक हिस्सा है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, आपसे एक सवाल है कि ईयर 1921 की मॉडर्न चाइना में क्या अहमियत है। अब हम बताएंगे कि चाइना के बुनियादी और अहम तरीन फीचर्स कौन से हैं। सबसे पहले जो नोट करने वाली बात है कि चाइना के साथ जिस चीज़ का भी ताल्लुक है वो बहुत बड़ी है, मैसिव स्केल के ऊपर वो बनी हुई है। मसलन चाइना जो है दुनिया का सेकंड बड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, और चाइना की आबादी जो है वो 1.41 बिलियन है। 2023 से पहले तक चाइना नंबर 1 था पॉपुलेशन के लिहाज से, लेकिन बाद में इंडिया ने उसको रिप्लेस कर दिया। चाइना दुनिया का 4th लार्जेस्ट कंट्री है और उसका एरिया 9.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसका जो साइज़ है वो 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। चाइना दुनिया की सेकंड बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। चाइना दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। इसी वजह से दुनिया के 140 से ज़्यादा कंट्रीज़ और रीजन ऐसे हैं जिनका चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी आता है, इसमें इंडिया भी आता है और इसमें पाकिस्तान भी आता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में आपने सुना होगा। इसको चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 2013 में लॉन्च किया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसके 100 से ज़्यादा मेंबर्स कंट्रीज़ हैं। इसमें साउथ एशिया के तकरीबन सब मुल्क आ जाते हैं सिवाय इंडिया के। मसलन पाकिस्तान में जो इस BRI का प्रोजेक्ट है उसको कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना की जो आर्म फोर्सेस हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है और जिसका साइज़ 2.2 मिलियन है। अब आप देख सकते हैं कि जिस मुल्क के इस तरह इतने ज़्यादा फीचर्स हों, इतने बड़े फीचर्स हों, तो उसके दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और दूसरे कंट्री चाहे वो इसे एग्री करें या एग्री ना करें उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। चाइना का दूसरा बड़ा फीचर ये है कि इट्स ए स्टेट एंड पार्टी ड्रिवन नेशन। पार्टी का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। जब 1949 में PRC बना है तो वो उस वक्त दुनिया के गरीब तरीन और पसमानदा तरीन ममालिक में से एक था।
इकोनॉमी का साइज 1960 में सिर्फ $60 बिलियन था। पर कैपिटा इनकम चाइना की 1960 में सिर्फ $90 थी और एक्सपोर्ट सिर्फ $21 बिलियन थी। लेकिन 1923 में अगर आप देख लें तो चाइना की इकोनॉमी का साइज तकरीबन $18 ट्रिलियन तक पहुंच गया। पर कैपिटा इनकम 12,600 तक हो गई और एक्सपोर्ट जो है वो 3.2 ट्रिलियन हो गई। तो इस जो चाइना में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, इसमें चाइनीज स्टेट ने और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने सेंट्रल रोल जो है वो प्ले किया है। और अभी भी जो चाइना का सिस्टम है, जो उसका इकोनॉमिक सिस्टम है, उसका मेन ड्राइवर जो है वो स्टेट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। यही वजह आप देखें कि चाइना में जहाँ जहाँ आपको स्टेट के ऑफिसेस मिलेंगे वहाँ पे पार्टी ऑफिसेस भी मिलेंगे। हेड ऑफ द जो स्टेट है उसको प्रेसिडेंट कहते हैं और हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को जनरल सेक्रेटरी कहते हैं। काफ़ी सालों से दोनों ओहदे एक ही शख्सियत के पास होते हैं, जैसे आजकल ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के पास हैं। इसके अलावा हर सूबे का जो हेड है वो गवर्नर होता है और हर सूबे का जो पार्टी का जो हेड है उसको पार्टी सेक्रेटरी कहते हैं। हर सिटी का जो हेड है उसको मेयर कहते हैं और हर सिटी का जो पार्टी हेड है उसको पार्टी सेक्रेटरी कहते हैं। चाइना के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इसके बावजूद जो प्रोविंसेस हैं उनको इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा चाइना ने ऑटोनॉमी दी हुई है। मसलन हर जो सूबा है वो अपने एनिमल जो जीडीपी टारगेट्स हैं और बाकी जो इकोनॉमिक गोल्स है वो खुद सेट करता है और फिर उनको इम्प्लीमेंट भी खुद ही करता है। चाइना का जो चौथा फीचर है उसको कहते हैं सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ए न्यू एरा। जब 1949 में पीआरसी बना तो क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी ने कंट्री बनाया था तो उन्होंने जितने भी ज़मीन थी और जितने भी कारखाने और कारोबार थे उनको सरकारी तहवील में ले लिया। ये सिस्टम चलता रहा लेट 1970s में। उसके बाद डेंग शाओपिंग ने, जिन्होंने माओ ज़ेतुंग जो चाइना के बानी थे उनके की वफात के बाद पार्टी और मुल्क की क़यादत संभाली तो उन्होंने कुछ चेंजेस सिस्टम में की। उसको वो कहते हैं सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली ये मार्केट इकोनॉमी और सोशलिज्म का एक मिक्स है। तो इसके अंडर चाइना ने जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी इकोनॉमी में आने दिया और बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने चाइना ने इनकरेज की। और इसके साथ साथ लेकिन जो स्टेट है उसने अपना इकोनॉमी के ऊपर भी और सोसाइटी के ऊपर भी अपना कंट्रोल रखा गया। और एक दफ़ा डेंग शाओपिंग ने कहा था कि असल चीज़ जो है वो डेवलपमेंट है, वो चाहे जिस भी तरीके से आनी चाहिए। ये सिस्टम बड़ी कामयाबी से चला और उसने चाइना को एक बहुत बड़ी और ताकतवर नेशन बना दिया। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। मसलन एक तो ये था कि जो चाइना में डेवलपमेंट हुई थी वो ज़्यादातर कोस्टल रीजन में, जैसे शंघाई है, वहाँ पे हुई थी। जो वेस्टर्न रीजन्स थे वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकी। दूसरा डेवलपमेंट में ये हुआ था कि जो अमीर थे वो और ज़्यादा अमीर हो गए, लेकिन जो लो और मिडिल इनकम लोगों थे उनकी इनकम में ज़्यादा इजाफा ना हुआ। तो इन शॉर्ट कमिंग्स को पूरा करने के लिए जब शी जिनपिंग जब 2012 में उन्होंने पार्टी और मुल्क की क़यादत संभाली तो उन्होंने एक नया फ़लसफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया। इसको कहते हैं सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ए न्यू एरा। जिसका मतलब है कि चाइना में जब जो डेवलपमेंट होगी वो बैलेंस होगी, जिससे तमाम लोग और तमाम रीजन उसका फ़ायदा उठा सकें। जो पांचवा बड़ा फीचर है चाइना का वो उसे कहते हैं 2 सेंटेनरी गोल्स। उसका ये है कि चाइना ने जब शी जिनपिंग ने क़यादत संभाली तो उन्होंने ये कहा था कि 2021 तक चाइना एक खुशहाल माशरा जो है वो बनेगा और वो उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया। अब चाइना का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि 2049 तक चाइना को एक डेवलप कंट्री जो है वो बनाए। 2021 की चाइना में अहमियत यह है कि 2021 में चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थे उसके 100 साल पूरे हो गए। इसी तरह 2049 की ये अहमियत है कि इस साल चाइना के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को बने हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसी वजह से इन दोनों को 2 सेंटेनरी गोल्स कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विजडम ऑफ लाइफ। थैंक यू फॉर योर टाइम।